नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और क्लास 12 हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है और इसके बाद इसकी वीडियोस खत्म हो जाएंगी, क्लास 12 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लास्ट पार्ट को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में इसके इंट्रो और काफ़ी लोगों की दलीलें डिप्रेस्ड और बैकवर्ड पीपल ट्राइब्स को लेकर देख चुके हैं। अब हम नया जो पॉइंट है डिस्कशन का उस पर आते हैं, पावर्स ऑफ द स्टेट। One of the topics most vigorously debated in the Constituent Assembly was the respective rights of central government and the states. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं और स्टेट के पास कुछ पावर है। तो इनको लेकर भी काफ़ी सारे इश्यूज रहे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कितने पावर होनी चाहिए और स्टेट के पास कितनी। कुछ लोग सेंटर को चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अभी जो हमारा इंडिया है उसको स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत है, और कुछ इसके अगेंस्ट में थे। तो क्या क्या उन्होंने दलीलें दी थी। स्ट्रॉन्ग सेंटर जो चाहते थे उसमें से थे, एक थे जवाहरलाल नेहरू, as he put in a letter to the president of Constituent Assembly। तो Constituent Assembly के प्रेसिडेंट यानी प्रसाद जी को उन्होंने लिखा था, इट वुड बी इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी इंडिया का अगर सेंट्रल अथॉरिटी को वीक बना दिया तो ऐसी 3 लिस्ट बनाई गई, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट सब्जेक्ट्स। इन फर्स्ट पहली में थे ऐसे टॉपिक थे जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की के पास जो पावर है वो लिस्टेड थी। सेकंड में जो स्टेट को भी और इसको पास थी वो, और थर्ड में स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहाँ पर इन दोनों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल थी। तो एक में ऐसी लिस्ट थी जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब इसको पावर भी बोल सकते हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, लोगों की अपनी समझ है, ठीक है। और सेकंड लिस्ट थी जहाँ पर स्टेट के पास जो चीजें थी कि इसकी काम, ये स्टेट का काम है इस चीज को देखना। और एक तीसरी लिस्ट थी जहाँ पर इन दोनों को शेयर किया गया था कि भाई यहाँ पर इन दोनों का काम है देखने का। तो आर्टिकल 356 gave the center the power to take over state administration, और आर्टिकल 356 है जो सेंटर को ये पावर देता है कि अगर जो कोई भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ ऐसा हो जाता है, काम नहीं कर रहा है ठीक से, कोई भी ऐसा होता है, तो गवर्नर के रिकमेंडेशन पर, मतलब उस स्टेट के गवर्नर के रिकमेंडेशन पर सेंटर है वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरटेक कर लेगा। मतलब यानी कि वहाँ की जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो खारिज हो जाएगी और सेंटर का उस वक्त उस पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर का ये पार्ट है, मतलब यहाँ पर सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग है। अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, जैसा कि हमारा इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। अब ये चीजें मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि टाइम इतना है नहीं, और पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने ये पॉलिटी में अपनी चीजें पढ़ी होंगी। In the case of some taxes, for instance, custom duties and company taxes, center retain all proceeds। जहाँ पर सेंटर के पास है वो है कस्टम ड्यूटी और कंपनी टैक्सेस। अदर केसेस इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, ये है शेयर के, स्टेट के साथ शेयर की है, सेंटर और स्टेट मतलब दोनों का है। और ऐसे केसेस है जैसे स्टेट ड्यूटीज, जहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टेट के पास ये लिस्ट होती है, मतलब कहाँ से टैक्स में कौन कौन सी चीजों पर किसका हक है। स्टेट मीनवाइल कुड लेवी एंड कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस, और कुछ स्टेट के अपने टैक्सेस हैं जो वो डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है उनकी है। जैसे लैंड और प्रॉपर्टी टैक्स, उनको कितना डालना है, कैसा डालना है, कहाँ डालना है, ये स्टेट डिसाइड करेगा। सेल्स टैक्स है, यूजली प्रॉफिटेबल टैक्स ऑन वाटर लिक्विड, जो सबसे ज्यादा टैक्स जिस पर वाटर लिक्विड पर मिलता है, पता ही होगा आप लोगों को अभी कितना बिकी थी कोरोना के टाइम पे, इसीलिए क्योंकि जहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स मिल सकता है, ऐसी इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा था तो बहुत ज्यादा हुआ इसकी बिक्री भी, है ना। राइट्स ऑफ द स्टेट, तो ये किसके पास होता है, स्टेट के पास होता है वो भी। दिस राइट्स ऑफ द स्टेट वर मोस्ट एलोक्वेंटली डिफेंडेड बाय के संथनम फ्रॉम मद्रास। तो के संथनम क्या चाहते थे, वो स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं चाहते थे, तो स्टेट के राइट्स के अकॉर्डिंग बोल रहे थे कि भाई ये तो स्टेट का राइट है ना, आप इतनी ज्यादा स्टेट की पावर सेंटर के हाथ में क्यों दे रहे हो। तो क्या बोल रहे हैं, देयर इज ऑलमोस्ट एन ऑब्सेशन दैट बाय एडिंग ऑल काइंड ऑफ पावर टू द सेंटर वी कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। अगर हम सेंटर के पावर, इतनी सारी पावर दे देंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये बहुत ही
गलत सोच है आप लोगों की, मिसकंसेप्शन है। इफ द सेंटर वाज ओवरबर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। अगर सेंटर को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरबर्डन कर दिया तो वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। भाई सेंटर कोई एक इंसान थोड़ी ना है कि उसके ऊपर इंफ्लुएंस, सेंटर में भी तो कितनी सारी लोग हैं जो ये चीजें डिसाइड करेंगे। कोई एक अकेला इंसान थोड़ी बैठा है सेंटर में, उनकी भी अपनी अपनी कमिटीज, सब कमिटीज, कितनी सारी चीजें होती हैं। तो कैसे ओवरबर्डन हो जाएगा भी? बाय रिलीविंग इट फ्रॉम सम ऑफ इट फंक्शंस एंड ट्रांसफरिंग देम टू द स्टेट्स द सेंटर कुड बी मेड स्ट्रॉन्गर। अगर सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना है तो उसको अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दे देनी चाहिए। जो बकवास है ये तो। As for the states, Santhanam felt that proposed allocation of power would cripple them। और states के लिए था कि भाई अगर allocation उनको power होगी इतना तो cripple हो जाएंगे। Fiscal provisions would impoverish the provinces since most taxes except land revenue had been made the preserve of the center. I don't want any constitution in which the unit has to come to the center। मतलब काफी सारे जो टैक्सेस थे वो सेंटर के पास थे, तो मैं नहीं चाहता भी ऐसा कोई भी स्टेट आकर बोले कि भाई मैं अपने लोगों को एजुकेट नहीं कर सकता, सैनिटेशन नहीं दे सकता, तो मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट, रोड और इंडस्ट्री को इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे थोड़ा और पैसा दे दीजिए। ऐसा मैं नहीं चाहता कि कोई भी आए स्टेट सेंटर के पास में। तो ये चीजें गलत बंटवारा हुआ टैक्सेस का भी। लेट अस रादर वाइप आउट द फेडरल सिस्टम एंड लेट अस हैव यूनिटरी सिस्टम। तो ये जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का, इसके हक में ये नहीं थे, बोले कि इसको हटाइए और यूनिटरी सिस्टम बनाइए, मतलब स्टेट की अलग से पावर हो उनके पास। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी उस समय के लिए, और आज भी है। इन अ फ्यू इयर्स ऑल द प्रोविंसेस वुड राइज एंड रिवोल्ट अगेंस्ट। और ऐसा रहा, अभी स्टेट को ऐसा लगा कि भी हमारी ज्यादातर चीजें तो सेंटर ने अपने हाथ में ले ली है, सेंटर पावरफुल हो गया, तो ये जो स्टेट है ये सेंटर के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देंगे। Many others from the provinces echoes the same fears, fought hard for fewer items put on the concurrent and union list. Members from Orissa warned that the center is likely to break since powers had been excessively centralized। तो ये काफी लोगों का, कुछ लोगों का कहना था कि भाई सेंटर ब्रेक हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसकी पावर इसके हाथ में आप लोगों ने दे दी है। तो ये बस चाहते थे कि इनका कंसर्न नहीं है कि सेंटर स्ट्रोंग होना है तो स्टेट के पास ही प्रॉब्लम होगी। इनका कंसर्न क्या है कि हम अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो हमारे पास पावर ज्यादा होनी चाहिए। इसमें वही मतलब एक षड्यंत्र की बू आ रही है, वो अपने पास पावर ज्यादा चाहते हैं सेंटर के मुकाबले। जबकि जो सेंटर के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि भाई जो स्ट्रोंग होना चाहिए सेंटर, वो किस कंसर्न से बोल रहे हैं? वो नेशन के कंसर्न से बोल रहे हैं, वो पावर की तरीके से नहीं बोलते। द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और जो स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते थे उन्होंने क्या बोला अम्बेडकर ने से, अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैड क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, रिमाइंडिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ राइट्स एंड वायलेंसेस पावर्स ऑफ द सेंटर हैड टू बी ग्रेटली स्ट्रेंथेंड टू स्टॉप द कम्युनल फ्रेंजी। तो इसलिए जो इतना जो दंगा हुआ था, राइट हुए थे, अगर ये सब हुआ किसी स्टेट में तो आगे अगर सेंटर उस पर कुछ भी नहीं कर पाएगा तो वो स्टेट एक अलग हो जाएगा, तो टूट जाएगा सारे के सारे। जब चाहेंगे वो कोई स्टेट ऐसा डिसाइड कर लेंगे हम तो अलग देश बनना चाहता है, और ऐसा टूटते टूटते चले जाएंगे। तो ये चीजें ना हो, इसीलिए अगर इंडिया को एकजुट बनाना है तो सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। Reacting to the demands for giving power to provinces, Gopalaswamy Iyer declared, "Center should be made as strong as possible." वन मेंबर बालकृष्ण शर्मा स्ट्रॉन्ग सेंटर की डिमांड में थे, बोली वेल बीइंग ऑफ द कंट्री, अगर आपको करना है, प्लान करना है तो स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। क्या? वेल बीइंग ऑफ कंट्री, मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक सोर्सेज, एस्टेब्लिश अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन। अगर ये सब हम एम कर रहे हैं तो हमको स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। आफ्टर पार्टीशन मोस्ट नेशनलिस्ट, जो ज्यादातर नेशनलिस्ट थे, eager earlier political pressures for a decentralized structure were no longer there। बोले कि अब ये कोई डिमांड है नहीं इसकी। तो वायलेंस ऑफ द टाइम्स गेव अ फर्दर पुश टू सेंट्रलाइजेशन, और उस समय जो वायलेंस हुई थी तो और भी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन के लिए लोगों ने डिमांड किया कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। Constitution thus showed a distinct bias between rights of Union of India and over those of constituent states। ऐसे बाइस वगैरह काफी फेस किए असेंबली ने। हु इज बेटर पैट्रियट? मैसूर के सर ए रामास्वामी मुदालियार ने 21 अगस्त 47 की बहस में कहा था, शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं है कि हम ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, और जो इन संसाधनों का पर कड़ी नजर रखना चाहते हैं उनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है।
द लैंग्वेज ऑफ द नेशन विद इन। अब नया मुद्दा आता है लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द लैंग्वेज इश्यू वाज डिबेटेड ओवर मैनी मंथ्स। 1930s में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था हिंदुस्तानी हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी। और हिंदुस्तानी क्या है? ये हिंदी और उर्दू का ब्लेंड है। और उर्दू के साथ साथ और भी मतलब लोकल बोली वगैरह भी इसमें शामिल हो जाती है, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस थी वो हिंदी और उर्दू थी। और इसीलिए लार्जर सेक्शन था इसके हक में था हिंदुस्तानी के। मल्टीकल्चरल लैंग्वेज हो गई थी। महात्मा गांधी बोलते थे कि ये कम्युनिकेशन के लिए मतलब इतना डाइवर्स है इंडिया, इसमें अगर कोई ऐसी भाषा जो सभी लोग कम्युनिकेट आसानी से कर पाए, उसके लिए हिंदुस्तानी अच्छी है। और हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करेगी और नॉर्थ और साउथ को भी करेगी। क्योंकि जैसे साउथ में भी कुछ लोग थे जो मुस्लिम्स वगैरह थे, ऐसे तो मुझे लगता नहीं। साउथ में तो भाषाएं अलग होती हैं। एज कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स डीपन, लेकिन जैसे जैसे ये कम्युनल पॉलिटिक्स होती चली गई और इतने दंगे हुए, क्या हुआ? हिंदी और उर्दू पार्ट होना, मतलब ये जो हिंदुस्तानी थी उसमें से हिंदी अलग चली गई और उर्दू अलग होना शुरू हो गई। संस्कृताइज हिंदी ज्यादा होनी शुरू हो गई। हिंदी उसमें से पर्शियन और अरबिक ओरिजिन वर्ड्स है उनको हटाना शुरू कर दिया गया। और हिंदी की जो भाषा है वो सिर्फ हिंदी ही रखी गई। मतलब हिंदी के ही वर्ड उसमें होंगे, कुछ संस्कृत के हो सकते हैं लेकिन पर्शियन और अरबिक के नहीं होंगे। ऐसे ही उर्दू को भी, उर्दू की लैंग्वेज से भी जो हिंदी के वर्ड थे वो हटते चले गए और उसको पर्शियनाइज ज्यादा कर दिया गया। मतलब उसमें पर्शियन और अरबिक वर्ड उर्दू में ज्यादा डाले गए। लैंग्वेज बिकेम एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज। तो ये जो लैंग्वेज था ये रिलीजियस आइडेंटिटी का पार्ट होती चली गई। बहुत ज्यादा पॉलिटिकली होती चली, मतलब ऑब्वियसली रिलीजियस आइडेंटिटी का तो पार्ट है ही लैंग्वेज, लेकिन ये पॉलिटिकल इश्यू बनता चला गया। महात्मा गांधी हाउएवर, लेकिन उसके बाद भी महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई हिंदुस्तानी ही जो भाषा है वही अच्छी रहेगी और राष्ट्रीय भाषा बनानी है। तो इसकी क्या क्या बहस चली थी? राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था, यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। वैसे अगर पॉलिटिक मतलब प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी अगर लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड मिला के बनेगी तो वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज रिटन फॉर्म में नहीं बन पाएगी। मतलब क्या वर्ड उसमें इंक्लूड करना है, क्या हटा देना है, किस, क्योंकि एक ही भाव के लिए अलग अलग भाषा में, हिंदी में उसका कुछ और वर्ड है, हिंदी उर्दू में कुछ और ज्यादा है, तो कौन डिसाइड करेगा कि हिंदुस्तानी में इस भाव के लिए कौन सा वर्ड लिया जाए? ये कहाँ से कैसे होगा डिसाइड? ये तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये ऑरली तो ये है लैंग्वेज हिंदुस्तानी, लेकिन रिटन फॉर्म में कहाँ से मिल पाएगी? तो जो कि अगर देश के, तो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा क्या होनी चाहिए जो हम रिटन में भी, जिसके रूल्स फिक्स हों। इसके कोई रूल तो नहीं है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। आर.वी. धुलेकर, a congressman from the United Provinces, made an aggressive plea that Hindi be used the language of constitution making। और यानी कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चाहिए लैंग्वेज वो हिंदी होनी चाहिए, ऐसा धुलेकर जो कांग्रेसमैन थे इन्होंने हिंदी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड रखा था। ही टोल्ड कि जब उनको ये बोला गया कि भाई असेंबली में हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, सभी को ये भाषा भी तो समझने आनी चाहिए, तो सब लोगों को तो हिंदी नहीं आती है, ये भी सही है बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि भाई पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस हाउस टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, मतलब इंडिया, भारत के लिए काम करने यहाँ पर लोग बैठे और उनको भारत की भाषा हिंदी नहीं आती है, तो इस असेंबली में बैठने का उनको कोई हक नहीं है, उनको चले जाना चाहिए। खैर ये उनका कहना भी गलत है, वैसे ऐसा भी नहीं हो सकता, जरूरी तो नहीं है सभी को हिंदी आती हो। फ्यूचर में वो लोग सोच सकते हैं इसके बारे में कि उसको वो हिंदी को सीखें, लेकिन ये कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि आपको तो हिंदी आनी ही चाहिए। पीस इन द हाउस वाज रिस्टोर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। लैंग्वेज इश्यू कंटिन्यू, लेकिन लैंग्वेज का ये इश्यू काफी समय तक ये चलता ही रहता, 3 साल तक। भाई कई बार
प्रोसीडिंग डिसरप्ट हो जाती थी। 3 साल बाद फिर से 12 सितंबर 1947 को धुलेकर की एक और स्पीच आया और इस लैंग्वेज के इशू पर फिर से वापस बड़ा बहस होना शुरू हो गया था। लैंग्वेज ऑफ द नेशन वंस अगेंस्ट पावर ऑफ अ ह्यूज स्टॉर्म। लैंग्वेज कमेटी रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द लैंग्वेज कमेटी रिपोर्ट, अब ये जो लैंग्वेज के लिए जो कमेटी काम कर रही थी वो थी लैंग्वेज कमेटी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। वो बोलते हैं कि कंप्राइज बिटवीन दोज हु एडवोकेटेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज एंड दोज हु अपोज्ड इट। उन्होंने क्या किया, डिसाइड कर दिया कि भाई चलो ठीक है, हम ये मुद्दा बहुत बड़ा है, नॉट येट फॉर्मली डिक्लेयर्ड, लेकिन डिसाइड कर दिया कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेते हैं, वो भी यानी कि नॉर्थ इंडिया के लिए, कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो हिंदी में होंगे और धीरे धीरे होगा। मतलब ये एट अ टाइम अगर डिक्लेयर, क्योंकि ये डिसाइड किया गया था इसलिए उस ट्रांजिशन में टाइम लगेगा, इसको धीरे धीरे ऑफिशियल लैंग्वेज और इसकी स्क्रिप्ट होनी जरूरी है। तो हिंदी वुड बी ग्रेजुअली एक्सेप्ट हो जाएगी फिर धीरे धीरे। और इसके लिए पहले 15 साल तक बोला गया कि अभी सबको नहीं आती है तो क्या हम डिसाइड करते हैं, अभी इंग्लिश को रखते हैं अपनी रिटर्न फॉर्म की लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज इंग्लिश को रखते हैं। फर्स्ट 15 ईयर्स कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ईच प्रोविंस। लेकिन जो ये तो है सेंटर के लिए ना, लेकिन प्रोविंस को अलाउड किया गया कि आपके प्रोविंस में जो जैसे गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, मलयालम है, अपने प्रोविंस में आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को अपने ऑफिशियल वर्क के लिए चूज कर सकते हैं। आपको अपनी प्रोविंस में अपनी लैंग्वेज को चूज करने का हक है। आप इंग्लिश भी रख सकते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी रख सकते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए। बाय रेफरिंग टू हिंदी एज द ऑफिशियल रादर देन द नेशनल लैंग्वेज, फिर से भाई कुछ लोग खासकर ये लेकर ये भड़क गए कि ऐसा तो नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, ये तो हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा। हिंदी डिक्लेयर्ड नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट अ नेशनल लैंग्वेज। प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, धुलेकर को ये कुछ ज्यादा ही बोलने लगे थे तो प्रेसिडेंट जो थे असेंबली के, उन्होंने धुलेकर को इंटरप्ट भी किया कि भाई आई डोंट थिंक यू आर एडवांसिंग योर केस बाय स्पीकिंग लाइक दिस। मतलब अगर कोई बाकी लोगों को राजी करना चाहता है तो उसको करने के लिए तरीका भी होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बात को मनवा नहीं सकते इस तरीके से। लेकिन फिर भी धुलेकर बोलते रहे कि लोग इस मुद्दे को भूले ना। अ डे आफ्टर धुलेकर स्पोक श्रीमती जी दुर्गाबाई। अब उसके बाद जैसे धुलेकर ने बोला, अगले दिन श्रीमती जी दुर्गाबाई मद्रास के, वो अपनी वरीज को एक्सप्लेन करती हैं कि जो साउथ इंडिया है वो हिंदी को, ज्यादातर साउथ में हिंदी के अगेंस्ट में है सब लोग। तो बोलते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया which was an almost agreed proposition until recently had suddenly become a highly controversial issue. Whether rightly or wrongly, the people of known Hindi-speaking areas have been made to feel that its fight or this attitude on behalf of the Hindi-speaking areas is a fight for effectively preventing the natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of this nation. अब इनको लगा कि भाई जो साउथ की तरफ से तो इसका अपोज आना जरूरी ही था, अभी आप ऐसे एग्रेसिवली तो नहीं भड़क सकते हैं किसी लैंग्वेज के लिए। दुर्गाबाई बोलती है ऑपोजिशन इन साउथ अगेंस्ट हिंदी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओपोनेंट्स फील परहैप्स जस्टली दैट दिस प्रोपेगेंडा फॉर हिंदी कट्स एट द वेरी रूट ऑफ द प्रोविंशियल लैंग्वेजेस। मतलब हिंदी के लिए आप पूरा प्रोपेगेंडा चलाएंगे, मतलब लोग इसको सोचने लगेंगे कि कहीं सब जगह हिंदी हिंदी ना फैला देंगे और हमारी प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं, हमारी कल्चरल लैंग्वेजेस है जो बोलियां हैं वो खत्म ना करवा दे धीरे धीरे। तो लोगों के दिमाग में ये डर बैठ रहा है साउथ में। येट शी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ओबेड द कॉल ऑफ महात्मा गांधी, कि हिंदी का प्रोपेगेंडा उन्होंने फिर भी साउथ में रखा और लोगों को इस चीज के लिए राजी किया, उनके फेयर को दूर किया कि ऐसा नहीं है प्रोविंशियल लैंग्वेजेस को हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज होनी भी जरूरी है, वो हिंदी चूज करें हम, ऐसा करके लोगों को राजी किया। स्टार्टेड स्कूल्स एंड कंडक्टेड क्लासेस इन हिंदी, मतलब साउथ में भी स्कूल में हिंदी पढ़ाना इन्होंने शुरू किया ताकि लोग हिंदी समझना शुरू करें। She had accepted Hindustani as the language of the people, but now अभी जो वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है वो अलग हो गई है। लैंग्वेज वॉज बींग चेंज्ड, वर्ड्स फ्रॉम उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस वर बींग टेकन आउट। तो अब वो हिंदुस्तानी वो लैंग्वेज रही नहीं है, तो इसीलिए लोगों को राजी करना और ज्यादा मुश्किल है। श्री शंकर राव देव, इन्होंने कांग्रेसमैन के थे, महात्मा गांधी को मानते थे, इन्होंने बोला कि एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी इज द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। पर उनको क्या चिंता थी, इफ यू वांट माय होल हार्टेड सपोर्ट फॉर हिंदी यू must not do now anything which may raise my suspicions and which will strengthen my fears। मतलब आपको प्यार से करना पड़ेगा ये चीजें,
मेरे फियर्स ना आए ऐसे इससे सामने। T.A. Ramalingam Chettiar from Madras बोलते whatever was done to be done with caution. The cause of Hindi would not be helped if it was pushed too aggressively. तो ये इनका भी कहना बिल्कुल सही है। Fears of the people, even if they were unjustified, had to be allayed or else there will be bitter feelings left in. मतलब अगर लोगों के दिमाग में कुछ भ्रम है या गलतफहमियां है, डर है, तो उनको दूर करना पहले जरूरी है। When we want to live together and form a united nation, there should be mutual adjustment and no question of forcing things on people. ये भी बिल्कुल सही है भाई, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं लोगों पर, एडजस्टमेंट करना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज सही है तो उसके लिए बाकी लोगों को राजी करना है, उसको जबरदस्ती नहीं थोपना है। कंक्लूजन क्या आता है अब इस पूरे चैप्टर का? कॉन्स्टिट्यूशन जो हम आज देख रहे हैं वो इंटेंस डिबेट और डिस्कशन का है। जैसे आपने देखा, मैंने कितने लोगों के थॉट वगैरह पढ़े, क्या क्या ऐसे रहे थे, मेरे तो अभी से सर फट गया है लोगों की इतनी सारी चीजें देख के। तो छोटा सा पार्ट है। मैनी ऑफ इट्स प्रोविजंस वर अराइव्ड एट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक, मतलब काफी लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ा। मिडिल ग्राउंड बिटवीन टू अपोज पोजिशन, कहीं पर होता था कि भाई ना तो ये मान रहे हैं ना ये मान रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं किसी एक चीज के अगेंस्ट, तो कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ा काफी चीजों में। ग्रांटिंग ऑफ द वोट टू एवरी एडल्ट इंडियन, और जैसे कि हमने देखा था आजादी से पहले ब्रिटिश लोगों के अंडर में एडल्ट 10 से 20% ही कुछ लोग वोट के लिए थे, लेकिन जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, सेंट्रल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटिंग ऑफ वोट टू एवरी एडल्ट इंडियन। और इस इंडियन में खाली आदमी नहीं है ना, इंडियन में आदमी औरत जो भी एडल्ट है 18+ उन सभी को वोट का अधिकार बराबर मिला। अदर डेमोक्रेसीज, जबकि कोई भी, ज्यादातर उस समय की जो डेमोक्रेसीज थी वो इस प्रोसेस में बहुत धीरे धीरे आई थी। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने पहले अधिकार दिया था वोट का आदमियों को ही, और सिर्फ आदमी से भी जिनके पास प्रॉपर्टी है, यानी कि जो नोबल पर्सन है और अमीर है, सिर्फ उन्हीं को हक था वोट करने का। एम्फेसिस ऑन सेक्युलरिज्म दूसरा पार्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एम्फेसिस ऑन सेक्युलरिज्म, नो रिंगिंग प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म इन द प्रेम्बल। पहले ये वर्ड कोई प्रेम्बल में था नहीं सेक्युलरिज्म, ये बहुत बाद में जोड़ा गया है। और जो आज जो सेक्युलरिज्म हम देख रहे हैं ये वो सेक्युलरिज्म नहीं है प्योर फॉर्म जो हम सोचते थे। अब का जो सेक्युलरिज्म है वो सिर्फ एक वन वे पाथ हो गया है और लोग अपने अपने धर्म को खुश करने के उसमें लगे रहते हैं। की फीचर्स एज अंडरस्टूड इन इंडियन context were spelled out in exemplary manner, मतलब फिर भी कुछ कुछ चीजें दिख रही थी सेक्युलरिज्म के तरीके की, जैसे कि ड्राफ्टेड सीरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30, राइट्स टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-16 और 17। तो ये सेक्युलरिज्म की ही डेफिनेशंस है एक तरीके से, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं। लीगल स्पेस वाज क्रिएटेड, सोशल रिफॉर्म विद इन कम्युनिटीज, बैन अनटचेबिलिटी, इंट्रोड्यूस चेंजेस इन पर्सनल एंड फैमिली लॉज। अब ये भी रिलीजियस चीजों से ही रिलेटेड है ये अनटचेबिलिटी ये में, लेकिन कुछ चीजें जो इक्वालिटी, जैसे राइट टू इक्वालिटी अगर किसी को दिया है तो इन चीजों को बैन करना होगा। बेशक से पहले सोशल नॉर्म्स रही होंगी और कुछ लॉज भी चेंज करने होंगे। इंडियन वेरिएंट ऑफ पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म, नो एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। जो इंडियन वेरिएंट है पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म उसमें सेपरेट स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं है, लेकिन जुडिशियस है, मतलब लॉज हैं इस चीज के लिए। ठीक है, तो खैर ये डिस्क्राइब आपको पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा बेटर मिल जाएगा, इतना टाइम अपने पास नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प अस अंडरस्टैंड द मेनी कॉन्फ्लिक्ट वॉइसेस, मतलब जो ये डिबेट्स है इनको हम पढ़े तो क्या अलग अलग लोगों के विचार हमको पता चलेंगे। आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन उनके क्या आइडियल्स और प्रिंसिपल्स रहे थे। रीवोक worked according to what seemed appropriate within a context, उनकी क्या सोच रही थी, कब किस कंटेक्स्ट में क्या अप्रोप्रिएट है उसके लिए काम करना आइडियल्स के लिए। और कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने अपने आइडियाज को चेंज कर दिया, काफी 3 साल तक ये जो डिबेट रहे थे। दूसरों के आर्ग्यूज को सुनना, मेंबर्स रीथॉट देयर पोजीशन, अपनी उस जो उन्होंने बोला उसको फिर से उन्होंने सोचा होगा। ओपनिंग देयर माइंड्स टू कॉन्ट्ररी व्यूज, बाकी लोगों के व्यूज
के लिए भी उन्होंने अपने माइंड को खोला, दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट किया, चेंज देयर व्यूज इन रिएक्शन टू द इवेंट्स अराउंड, और अपने व्यूज को चेंज भी कुछ लोगों को करना पड़ा आमने सामने वाले व्यूज को देखते हुए। मतलब ये सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली ही बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। तो ये सारा का सारा चैप्टर भी आज खत्म हो जाता है और 12th क्लास की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाती है। 11th की मैंने पहले कंप्लीट कर ली है, तो 11th और 12th हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर इसके बाद मैं कोई नई चीज शायद से टीजीटी सोशल साइंस के लिए कुछ सीरीज शुरू करूंगी। तो आप मुझे कर सकते हैं, मतलब कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि क्या आप लोगों को चाहिए है मैं नया वही चीज शुरू कर दूंगी। उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपने विचार लिख के बताते रहिए। तो आज के लिए इतना ही क्या, मतलब खत्म ही हो गया है अब तो 12th चैप्टर। मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, और आपको 12th क्लास की जर्नी मेरे साथ कैसी लगी, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको 12th के बाद भी हिस्ट्री काम में आने वाली है और मैं नई सीरीज चलती एजुकेशन के इसमें हिस्ट्री में डालती रहूँगी काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, फिर मिलते हैं नई सीरीज।